नमस्ते। मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, क्लिनिकल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर ये हमारा डर्मेटोलॉजी के कोर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। डर्मेटोलॉजी के कोर्स का काफी समय से इंतजार था, बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि पढ़ाई जाए, पर मैं हमेशा से एक ऐसा टीचर ढूंढ रहा था जो कि डर्मेटोलॉजी को वैसा पढ़ा सके जैसा हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। कि ऐसा नहीं करते हम कि जैसा यूट्यूब पे और वीडियोस में आपको देखने को मिलता होगा कि लोग पूरी किताब को लिख के ले आते हैं स्लाइड पे और उसको पढ़ के सुना देते हैं और मानते हैं कि हाँ ये पढ़ाई हो गई। हम लोग चाहते हैं कि एक सिस्टम बनाया जाए पढ़ने का, एक तरीका बनाया जाए कि हाँ कैसे डायग्नोसिस तक पहुंचे, क्या इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है। तो मुझे एक फैकल्टी बड़ा अच्छा सा मिल गया है, डॉक्टर राहुल नागर मेरे साथ में है, जो कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर है स्किन के, और मैं इन्हें लगभग 27-28 सालों से जानता हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स भी इन्हीं को दिखाता हूँ और मैं जितने परिचितों को जानता हूँ उनका सबका इलाज यही करते हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैं इनको अपना टेलीग्राम का ग्रुप दिखा रहा था। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप या कोई भी ग्रुप बना दो आप, व्हाट्सएप का किसी का भी, उसमें दूसरे तीसरे दिन से स्किन के लीजन्स डलने शुरू हो जाते हैं। तो आदमी एक लीजन डाल देता है इसमें क्या है, और दूसरा आदमी उसका कुछ अजीब सा ट्रीटमेंट लिख के भेज देता है। पर वो बड़ा एक नॉन सिस्टमैटिक और बड़ा अजीब सा तरीका था। तो मैं भी काफी समय से चाह रहा था कि एक सिस्टमैटिक तरीके से डर्मा पढ़ाई जाए। अब समय आ गया है, कोर्स शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगले 30, 40, 50 घंटों में आप जितना सीखोगे उतना शायद आपने कभी जीवन में डर्मेटोलॉजी नहीं सीखी होगी। मैं भी साथ साथ सीखूंगा और आपको भी सिखवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राहुल नागर को बुला लेता हूँ, फिर हम आगे की बात शुरू करते हैं। नमस्कार। तो अब स्किन में करीब करीब कितनी बीमारियां होती होंगी, कितने डायग्नोसिस होते होंगे? टोटल डायग्नोसिस अगर हम देखें तो बुक्स के हिसाब से हजारों में जाते हैं। 3-4 हजार भी तो हो सकते फिर तो डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस बड़ी इजी है कि मुझे बस एक 1000 इमेजेस याद रखनी है कि जैसे ही मैं किसी मरीज को देखूं कि ये काला काला सफेद सफेद है, तो मैं याद कर लूं कि हाँ ये तो 3775 नंबर का डायग्नोसिस है और इसमें ये देना है। और या फिर दूसरा अप्रोच ये है कि मैं याद कर लूं कि ये एक ट्यूब है जो हर एक को मुझे वही क्यों लगानी है, कि उसमें एक एंटी फंगल, एक स्टेरॉइड, एक एंटीबायोटिक डाल दूं कि अब यूपीरोसिन क्या होता है तुम्हारा, और उससे सब ठीक हो जाए। ऐसा हो सकता तो बहुत आसान होता, पर हम ये भी देख रहे हैं कि एआई के साथ कई बड़ी कंपनी करने की कोशिश कर रही है। इतने सारे मॉडिफाइंग फैक्टर्स होते हैं कि जिनके कारण ऐसा कर पाना मुश्किल है। हाँ, कुछ डिसऑर्डर्स में आप फोटोग्राफ देखकर समझ सकते हैं। बट आप ये सोचो कि रेड कलर गोरे इंसान में दिख रहा है, वही काले इंसान में दिख रहा है, और वही स्किन के अलग अलग शेड्स में दिख रहा है। फिर वो चेहरे पे अलग हो जाएगा, ऐसी जगहों पर जहां पर पसीना आता है वहां अलग हो जाएगा, सर में होगा तो अलग हो जाएगा। तो एक कॉमन एग्जांपल शायद सोराइसिस सभी ने सुना होगा। सोराइसिस के इतने वेरिएंट्स हैं कि अगर उन्हीं के हम फोटोग्राफ्स लेने जाएंगे तो वो फोटोग्राफ्स ही हजारों में हो जाएंगे। 1000 डिसीज का एक फोटोग्राफ नहीं हो सकता, पर हजारों डिजीज के हजारों फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के हजार फोटोग्राफ, तो उतनी चीजों को याद रखना मुश्किल है। तो तुम बताओ, क्या तुमने क्या 4000 डायग्नोसिस याद कर रखे? नहीं, जैसे हर सब्जेक्ट के साथ एक अप्रोच होता है, वैसा ही अप्रोच स्किन के साथ भी है। और उन बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो उससे डायग्नोसिस करना आसान होता जाएगा। ठीक है। तो पहले उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। एंड देन फिर उसके हिसाब से रूटीन डिसऑर्डर्स। राइट। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम एक पूरा सिस्टम बनाते हैं कि मेरे पास मरीज आया। अब स्किन का मरीज तो आता है तो पहले दिखाता है कि सर ये देखो ये हो गया है, और उसके बाद आप डायग्नोसिस बनाते हो, उससे 4 सवाल पूछते हो। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जैसे जनरल मेडिसिन में होता है ना, कि आप पूछते हो कि हाँ इसको हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो तुम मुझे एक सिस्टम सिखाओ जो हम साथ साथ बच्चों को भी सिखाएं, और उसमें हम ये डिस्कस करें कि कोई मरीज आया तो उसमें क्या देखेंगे, क्या पूछेंगे, और उससे क्या डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। पर मैं चाहता हूं कि एक पूरा बिल्कुल टेबल जैसी बन जाए कि एंड में 50 घंटे के कोर्स के बाद, जब आज से महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद बच्चा अपने मरीज को देखे तो वो कहे कि हाँ इसको तो ये लीजन है और इसमें ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ये है और इसका ट्रीटमेंट ये जाएगा। बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। ऑफ कोर्स वो फुल प्रूफ नहीं होगा, कुछ न कुछ फिर भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी स्टडीज लगानी पड़ेगी। बट हाँ, एक कोशिश की जा सकती है इस तरह से। 70-80% डायग्नोसिस पकड़ लेगा इंसान। बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ये जरूर समझ पाएगा कि किस ग्रुप का हिस्टिक्स जो कहते हैं कि एक बड़े ब्रॉड ग्रुप में कहाँ आता है, वो हम पकड़ सकते हैं। और इस मामले में स्किन बड़ा यूनिक है। आप मेडिसिन पढ़ते तो आप पहले हिस्ट्री लेते हैं, देन आप एग्जामिन करते हैं। ठीक है। पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, वो सब। स्किन में बड़ा अच्छा सिस्टम है कि पेशेंट आते से बोलता है कि मुझे ये हो रहा है, ये देख लीजिए। आप
एग्जामिनेशन पहले शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हिस्ट्री लेते हैं। तो यहाँ पर वो अप्रोच एक इम्पॉर्टेंट है। सही बात है, ठीक है। तो अपने स्लाइड शो को आगे बढ़ाएं कि मेरे पास एक मरीज आया स्किन का, आके ओपीडी में बैठा और आते से ही उसने बस अपना हाथ आगे कर दिया कि डॉक्टर साहब देखो ये क्या हो रहा है। तो अब मेरा सबसे पहला उससे क्या प्रश्न रहेगा, वहां से शुरू करते हैं। स्लाइड चेंजर आप रख लो। तो हम फर्स्ट इसमें शुरू कर सकते हैं कि वहीं से अप्रोच करते हैं जहां से सारे मेडिकल फैकल्टीज या मेडिकल फील्ड में सारा होता है, हिस्ट्री एंड प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। तो ठीक है, स्किन में एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप स्टार्ट करते हो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से। ठीक है। तो शुरू करते हैं, इचिंग से ही शुरू कर लेते हैं, बिकॉज सबसे कॉमन शायद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो हमारे दिमाग में आती है वो इचिंग ही आती है स्किन को देखकर। ऑफ कोर्स ये एकमात्र नहीं है, ढेर सारी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं। और यहाँ पर एक और एस्पेक्ट ये रहेगा, जैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में ऑनसेट, प्रोग्रेशन और ड्यूरेशन, ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज के। से आपको इचिंग हुआ, से पेन हुआ, साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि ये कैसे शुरू हुआ था, अब अचानक से शुरू हो गया था कि धीरे 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 बढ़ा है, आ रहा था फिर रुक रहा था, आ रहा था फिर वो कितनी देर के लिए आ रहा था। ये सारी बातें बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट एक रोल इसमें प्ले करती है। तो हमेशा ध्यान रखें, ओपीडी, ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इंपॉर्टेंट। तो सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 चलते हैं इस पे। जैसे हम लोग इमरजेंसी में क्या करते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, जैसे तुम कह रहे हो ना कि हम एग्जामिनेशन और वो साथ साथ चलता है हमारा, वैसे इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें दिखता है कि हाँ ये क्रैश हो रहा है, हम उसका सीपीआर भी करते जाते हैं, डायग्नोसिस भी बनाते जाते हैं, ट्रीटमेंट भी करते जाते हैं। तो तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। तो स्किन में मुझे लगता है कि वो आप देख भी रहे हो, आपके दिमाग में जो ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट है तुम्हारे जैसे, तुम देख भी रहे हो, साथ में सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे डीडी अपने आप रूल आउट होते जा रहे हैं। बल्कि तुम आंख से तुम्हें दिख रहा है कि व्हाइट लीजन है तो ये होगा, पैची है तो ये होगा, और फिर तुमने प्रश्न पूछा कि इची है, इसमें खुजली हो रही है कि नहीं हो रही है, और तुम तुरंत रिड्यूस कर दो कि हाँ ये 4 चीजें तो नहीं हो सकती अगर इचिंग हो रही है तो। एब्सोल्युटली। तो मुझे वो सिस्टम पूरा तुमसे सीखना, पूरा डिकोड करना है और सारा अपने बच्चों को सिखाना है। मतलब जो तुमने 3 साल की डर्मेटोलॉजी में सीखा, और कितने साल की प्रैक्टिस हो गई? 18 साल। 18 साल की प्रैक्टिस में सीखा, मुझे वो पूरे 23 साल इसमें इस कोर्स में निकालने हैं। तो एक एक चीज तुमसे पूछूंगा। मुझे सबसे पहले बताओ कि पेशेंट अगर आया तो हिस्ट्री में स्किन का पेशेंट क्या लेके आता है? मुझे लगता है कि स्किन के तो हर पेशेंट को मोस्टली या तो खुजली होती रहती है, और क्या होता है, और क्या लेके आता है? बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि क्या लेकर आया, वो तो है ही, पर बैकग्राउंड में आपको ये भी देखना पड़ता है कि क्या नहीं वहां दिख रहा है। बिकॉज कई बार हम पॉजिटिव साइंस को तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक पेप्यूल है, पेप्यूल के बारे में अभी हम जब बात करेंगे तो आगे समझते जाएंगे। एक उभरा हुआ दाने जैसा लीजन है, फुंसी है। अब अगर उसके पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, डायग्नोसिस पूरे अलग हो जाएंगे। इचिंग नहीं हो रही है, डायग्नोसिस अलग हो जाएंगे। वो लाल है, वो पीला है, उसके आसपास इन्फ्लेमेशन दिख रही है, नहीं दिख रही है। इन्फ्लेमेशन के साइंस हम सभी जानते हैं, डोलोर, पैलोर, जिसमें रेडनेस, पेन, इडीमा, लॉस ऑफ फंक्शन, उस तरह के जो साइंस है। तो वो साइंस है या नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें डायग्नोसिस के लिए। और आपको वो चीज देखनी हो, कई बार ये बोला जाता है कि आपके लिए सबसे कठिन काम वो होता है कि जो आपके सामने दिख रहा है उसको समझ पाना, क्योंकि आप उसे बहुत एक यूजुअल वे में लेते हैं, आप उसको उस तरह से नहीं सोचते। दैट्स व्हाई आपको ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि जो दिख रहा है उसको मैं कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ूं और उससे समझने की कोशिश करूं कि लीजन कहाँ जा रहा है। तो जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्किन का पेशेंट मेरे पास आया तो वो 2-3 चीजें लाएगा। एक तो वो लेके आएगा, स्किन वाला यूजुअली स्किन पे उसको दिख रहा होगा कि कुछ हुआ है, तो वो लेके आएगा कि साहब या तो डिस्कलरेशन हो गया है, या कुछ फुंसी हो गई है, या कुछ व्हाइट हो गया, या कुछ कलर हो गया, या कुछ अलग से उभार आ गया है, वो लेके आएगा। और क्या लेके आएगा? तो एक तो ये होता है कि नॉर्मल स्किन चेंज हो गया, कि नॉर्मल स्किन जैसा था उसमें किसी भी तरह का एक एबनॉर्मेलिटी आ गई, वो आपका एक डिफरेंस आता है। ठीक है। दूसरा, वो सिम्टम्स में पेन और इचिंग एक इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन, इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, और कई बार लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, जैसा लेप्रोसी में होता है। और कई बार ये सब नहीं होते, सिर्फ कलर के चेंजेस होते हैं, या एक जो चेंज हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल दिख रही थी स्किन, उसमें कुछ परिवर्तन हो गया। ठीक है, ठीक है। इन्हीं को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट एक रास्ता है स्किन के डिसऑर्डर्स को समझने का। जिस बात को आप समझना चाह रहे थे कि कैसे मैं अपने
अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बता पाऊं कि स्किन का डायग्नोसिस करना है, उसमें शायद ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी कि क्या वो सिम्टम्स लेके आया, उसमें हमने ऑनसेट, प्रोग्रेशन और ड्यूरेशन को समझा, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो लीजन आप देखकर क्लासिफाई करना सीख गए तो आप वहीं पर एक बड़े ग्रुप में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग मतलब जैसे पपड़ी का निकलना स्किन पर से, ठीक है, स्केलिंग होगी तो स्केलिंग वाले डिसऑर्डर्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक छाला बन गया है तो इसे हम वेसाइकुलर बुलस डिसऑर्डर्स बोलेंगे, तो वेसाइकुलर बुलस डिसऑर्डर एक अलग ही क्लास होगी। ठीक है, तो ये अगर आप समझ पा रहे हैं मॉर्फोलॉजी स्किन की, तो शायद आपके लिए ये चीजें जो हम हजारों डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं वो फिर आपके लिए कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और उन ग्रुप्स को फिर फर्दर डिवाइड करना है वो हम आगे के लेक्चर्स में तो ये सारी चीजें तो मुझे सिखाओगे। बिल्कुल, ये ठीक सीख है। सकते हैं। तो एक तो हम ये सीखेंगे कि व्यक्ति क्या लीजन लेके आया, उसको पहचानना कैसे। जो भी हमारे पास मरीज आया है हम पहले तो देखेंगे उसका लीजन क्या है, वो तो हमें सामने दिख रहा है, और उससे हम प्रश्न पूछेंगे कि इसमें इचिंग होती है या नहीं होती, और पूछेंगे पेनफुल है कि नहीं है, सेंसेशन है कि नहीं है, ठीक है ना, और दिख कैसा रहा होता है, एक बात ये। तो इस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जरा 2-4 एग्जांपल देके बताओगे। बिल्कुल, इचिंग से ही समझते हैं। हाँ, इचिंग मान लीजिए इचिंग ऐसी है कि जो रात को ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इसमें शायद स्केबीज के चांसेस हैं। ओके, एक जनरल स्केबीज, ठीक है। एक इचिंग ऐसी है कि जो हुई खत्म हो गई, हुई फिर खत्म हो गई, तो ये अर्टिक एरिया जिसको कि हम शीत पित्ती दाफड़, कई लोगों को परेशान करता है, काफी लोगों को होती है, तो वो हो जाएगा। अगर इंट्रैक्टेबल है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, लगातार चलते जा रही है, तो उसमें अपना एक डिसऑर्डर आ जाता है। फिर इनके इचिंग का भी ग्रेड है। एक इंसान ऐसा इचिंग लेकर आएगा कि थोड़ी बहुत होती रहती है, सो जाता हूं तो ठीक हो जाता है, वो अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो गए, उसमें मान के चलते कि हाँ ये इचिंग थोड़ी सी कम है इसमें, तो उसमें वो पार्ट कम है। कुछ डिसऑर्डर्स तो इचिंग से ही पहचाने जाते हैं, जैसे लाइकन प्लेनस, एक अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो लाइकन प्लेनस में इचिंग काफी तेज होती है, और इसमें एक स्पेशल फिनोमिनन भी फिर डिफाइन किया जाता है कि ब्रॉक्स फिनोमिनन कहते हैं कि लाइकन प्लेनस वाला आदमी कभी भी नाखून से नहीं इचिंग करेगा, वो उसको रब करके इच करने की कोशिश करेगा। अर्टिक एरिया में भी ऐसे होता है कि उसमें नाखून के निशान थोड़े से कम मिलते हैं, रबिंग करने के निशान ज्यादा मिलते हैं। स्केबीज में ऑन द अदर हैंड इस तरह की इचिंग होती है कि जिसमें स्क्रैचेस या एक्सकोरिएशन कहा जाता है, उनके लंबे लंबे निशान मिल जाएंगे, खुचाल के देख के आपको समझ में आएगा कि इसने खुजाया है नाखून से। तो इचिंग में ही इतने वेरिएंट्स होते चले जाते हैं। फिर कई बार ये होता है कि जैसे छोटे बच्चा है 3 साल 3 महीने के पीछे नीचे, उन बच्चों में इचिंग का सिस्टम ही डेवलप नहीं होता, तो इचिंग वाले डिसऑर्डर होंगे लेकिन उनमें इचिंग नहीं मिलेगी। ओके, ठीक है। और अगर हम देखना चाहें कि फिर पैच है, प्लाक है, समझते हैं शायद अभी बात समझना है, तो उनमें फिर डिफरेंशिएट कर करके उनमें किस तरह की इचिंग हो रही है, उससे भी आप अपने डिसऑर्डर तक पहुंच। अच्छा, मतलब प्लाक है बट विदाउट इचिंग है तो ये होगा, विद इचिंग है तो ये होगा। एग्जैक्टली, है ना। और रेड कलर का है और लीजन है और मतलब दाने दाने हैं, विद खुजली है तो ये होंगे, विदाउट खुजली है तो ये होंगे। Exactly. एक और बात इससे हटके ट्रीटमेंट पे पूछूंगा कि क्या ये सारी खुजलियां, सारी इचेस एंटीहिस्टामिनिक्स को रिस्पॉन्ड करेंगी, एटारेक्स को, सेट्रिजिन को, और क्या दूं? अगर नहीं, हम ट्रीटमेंट में बाद में पढ़ेंगे, पर अभी इन जनरल क्वेश्चन। नहीं, सारी में एक जैसा नहीं होता, इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है। कुछ चीजें इसको रिस्पॉन्ड करेंगी, कुछ दूसरी चीजों को रिस्पॉन्ड करती हैं। कुछ इचिंग ऐसी होती है जिसमें, जैसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस का बोला जाता है कि उसकी इचिंग हिस्टामिन्स को उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, इतनी साइक्लोस्पोरिन को रिस्पॉन्ड करती है। okay. वैसे ही अगर ड्राइनेस के कारण इचिंग हो रही है तो आप एंटीहिस्टामिन्स की जगह मॉइस्चराइजर लगाएं। तो मतलब मुझे हर खुजली वाले मरीज को एटारेक्स नहीं खिलानी है? बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है, चलो एक चीज सीखी आज मैंने। ठीक है साहब, तो वो लेके आया है उसको, एक तो उसको कुछ लीजन है, दूसरे साथ में उसको या तो खुजली हो रही है या उसको पेन हो रहा है। पेन में भी ऐसे तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पेनफुल लीजन ये वाले होंगे और बिना पेन। तो 8-10 पेनफुल लीजन बताओ, 8-10 4-5 जो भी है। पेन के बारे में अभी हम सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे कि पेन है तो बेसिकली स्वेलिंग वाली बात है, इन्फ्लेमेशन है। इसमें भी एक फिर ऑनसेट, प्रोग्रेशन और ड्यूरेशन वाली बात है कि मान लीजिए एक लीजन था जो शुरू से पेनलेस था, कोई इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं था, जैसे मोलस्कम के बारे में या वार्ड का ले लेते
लेते हैं, वॉट का एग्जांपल ये लेते हैं। जितने नाम सुन रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आते, मुझे सारे सीखने बाद में। हाँ बिल्कुल, वॉट तो आप मस्से के रूप में देख सकते हैं कि जो वायरल वॉट्स होते हैं मैं उनकी ठीक बात है, कर रहा हूँ। ठीक है, वायरल वॉट में पेन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। ठीक है। मान लीजिए महीनों से एक वार्ड बना हुआ था हाँ, और हाँ, हाँ। फिर कंप्लेंट कर रहा है पेशेंट के 4-6 दिनों से इसमें ये पेन हो पेन रहा होने लग गया। अब उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। अगर वहां पस जैसा बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है उसने कुछ लगाने की कोशिश की हो। ठीक है। कई बार लोग मसानाशक जैसी कुछ दवाइयां लेके लगा लेते हैं तो उससे इरिटेशन हो जाता है, तो वो पार्ट हो सकता है। बिल्कुल सही। ये सब सेकेंडरी चेंजेस है कि ठीक है, प्राइमरी कुछ ठीक है। और था, आपने उसको चेंज कर लिया। ठीक है। तो ऐसे में पेन था नहीं था पहले। फिर स्किन में एक कंडीशन डिफाइन की जाती है, डीप डर्मल टेंडरनेस। आपने ठीक है। ऊपर से देखा तो आपको पेन नहीं है, पर पेन का सेंसेशन जो है वो दबाने पे होगा। तो Okay. इससे भी कई सारे डायग्नोसिस प्रूव होते हैं। जैसे वेस्कुलाइटिस में ये कहा जाता है कि डीप डर्मल टेंडरनेस आपको देखनी चाहिए। ठीक है। तो पेन का भी अपना एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, और लीजन के साथ में एसोसिएटेड था कि नहीं था। ओके। तो ये पेन में इस तरह की चीजें ठीक है, संभव है। ठीक है। तो विजिबल चेंजेस लेके आएगा आदमी, पेन लेके आएगा और इचिंग लेके आएगा। जरूरी नहीं कि इनमें से कोई ना कुछ चीजें तो लेके आएगा। स्किन के लिए आया तो या तो कुछ ना कुछ उसको लीजन होगा या खुजली होगी या पेन होगा, वो आपको दिखाएगा। तो मेरी अप्रोच क्या रही, तुम बार बार ओपीडी कह रहे हो, ये समझाओ मुझे। ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड ड्यूरेशन। ऑब्वियसली वो जो भी लीजन लेकर आया है वो कभी तो शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ, फिर वो बढ़ने में कैसा चलता चला गया। और इसमें कई बार ये होता है कि जैसे पिटरेसिस रोजिया एक मेरे दिमाग में आ रही है बात अभी, बड़ा पिक्यूलियर सा उसका प्रोग्रेशन है। पहले एक हेराल्ड पैच आएगा। हेराल्ड पैच इसी का नाम है, कोई मैसेंजर है आने वाले रैश के बारे में जानकारी दे रहा है। तो वो एक जगह आके, अब वो कहीं भी आ सकता है, सर से पैर तक कहीं भी आ सकता है। एक बड़ा सा प्लाक बनेगा, एन्युलर प्लाक रहेगा, स्केली रहेगा। अभी मत सोचिए, बस एक समझ लीजिए कि क्या रहता है एन्युलर और क्या स्केली। फिर उसके कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 वीक के बाद, सडन ऑनसेट लीजन्स आने चालू हो जाएंगे पूरे बॉडी पे, ट्रंक पे, और फिर फैलने शुरू हो जाएंगे। वो इतना भयानक दिखता है, इंसान घबरा जाता है। पर छोटी सी बात है, एक वायरल इन्फेक्शन के कारण रिएक्टिव फिनोमिनन है, आके कुछ इसे 6 वीक्स डिसऑर्डर भी बोलते हैं, कुछ दिनों में आके अपने आप 6 वीक्स में वो सबसाइड हो जाता है। पर उसका इतना पिक्यूलियर ऑनसेट और प्रोग्रेशन है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, लगभग हर डिसीज के साथ आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। फिर कुछ डिसीज, सेम डिसीज ही आप देख लो, वो कई बार प्रोग्रेस होकर पूरे बॉडी पे फैल जाती है। जैसे सोराइसिस में ऐसा कई बार हो सकता है, एरिथ्रोडर्मा हो गया, कई बार वो एक ही जगह बनी हुई रहती है सालों साल तक। तो अगर वो एरिथ्रोडर्मा में जा रही है तो फिर उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी अलग हो जाएगा, उसको उतनी स्ट्रांगली ट्रीट करना पड़ेगा। और वहीं अगर सोराइसिस किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर, और इसे क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस बोलेंगे कि वो बना हुआ है, ठीक है, एक जगह चल रहा है सालों साल जिंदगी भर, तो उसमें फिर आप उतना एग्रेसिव ट्रीटमेंट शायद ना करो। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी शायद ये बहुत कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि ढेर सारी जार्गन यूज हो रही है, ढेर सारे टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, बट बिलीव मी इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार सिस्टम डेवलप होता जाता है। प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप लोगों ने एमबीबीएस में इन सारी चीजों को पढ़ा नहीं है। मोस्टली एमबीबीएस में फाइनल ईयर में हम लोग 8 से 10 लेक्चर्स लेते हैं और उसमें एक जो कोर्स का ओवरव्यू वो पूरा हो जाता है। लगभग 100% डर्मेटोलॉजी बाद में पीजी में ही पढ़ाई जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको एक लिंक जैसा कोर्स को बनाने की रखें कि जहाँ पर सामान्य एटलीस्ट आप डायग्नोज कर पाए, ये समझ पाए कि कहाँ रिफर करना है, ये समझ पाए कि कितना खतरनाक डिसऑर्डर है किसी पेशेंट के लिए। तो एक अप्रोच टू डर्मेटोलॉजी आप डेवलप कर पाए, ये मैं चाहता हूं कि आप देखें। डायग्नोसिस एटलीस्ट आप कर पाए, ट्रीटमेंट का एक ओवरव्यू समझ पाए। तो अब तक जितना मैंने समझाया वो ये है कि मरीज आपके पास एक तो एक लीजन लेके आएगा किसी भी फॉर्म का, साथ में आपको देखना है कि उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है। मतलब खाली ऐसा नहीं कि आपने देखा कि गोल गोल है तो ये तो फंगल है और आप फंगल का इलाज कर दें। उसकी बजाय आपको पहले देखना है कि इसके साथ सिम्टम्स क्या है, इचिंग है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है, या लॉस ऑफ सेंसेशन है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये समझा कि वो जो भी लीजन लेके आया है उसको देख के सीधे डायग्नोसिस पे नहीं कूदना है। पहले उससे 3 चीजें समझनी है कि इस लीजन का ऑनसेट क्या था, मतलब ये अक्यूट है कि काफी समय से चल रहा है। प्रोग्रेशन क्या था, प्रोग्रेशन बोले तो जैसा हम अदरवाइज समझते हैं, प्रोग्रेशन मतलब ये कि ग्रेजुअल हो सकता है, स्लोली बढ़ा है कि पहले ही दिन पूरी बॉडी पे फैल गया। एग्जैक्टली।
और ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिनों क्रॉनिक है कि एक्यूट है। ऑनसेट और ड्यूरेशन में क्या फर्क पड़ा? ऑनसेट ही कब हुआ था, अचानक से बढ़ गया था या ग्रेजुअल उसका भी ऑनसेट था, और फिर बढ़ने में भी वही चीज उसकी हुई कि नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये प्रश्न पूछे बिना डिसाइड नहीं करना है कि क्या चीज है। सिर्फ देख के मुझे नहीं कूदने लगना। बहुत लिमिटेड चीजें होती होंगी जो एकदम देख के दिख जाती होंगी तो यही है, लेकिन बाकियों में आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए। अब यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि कई बार लिमिटेड केसेस डेफिनेटली ऐसे होते हैं जिनको कि आप देख के डायग्नोज कर देते हैं, बट फिर भी आप सोचो आपके पास मरीज बैठा है और आपने सिर्फ देख के डायग्नोज कर दिया तो आपको उतना सीरियसली नहीं लेगा। सही बात तो एक पेशेंट डॉक्टर बॉन्ड बनाने के लिए भी आपको उससे पूछना जरूरी है। और दूसरी एक जो बात थी कि सिर्फ यही नहीं रुकना है, आपको इसके पहले भी जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एक हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो जरूरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। से आप एक फीमेल को एग्जामिन कर रहे हैं तो उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से वो कैसे जुड़ा हुआ है। ओके। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में दिखते हैं। उन्हें प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलेंगे तो प्रेगनेंसी में हुए थे, पहली में हुए थे, नहीं हुए थे। ठीक है। देन फिर आप फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री 2-3 लेवल पर इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑफकोर्स जो सीधा सीधा दिखाई देता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीनोडर्मेटोसिस जिन्हें हम लोग कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, जैसे स्केबीज है या फंगल इन्फेक्शन है जो फैमिली में क्लस्टर होती है। ठीक है। और तीसरा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे सोराइसिस हो गया या इस तरह के और भी दूसरे, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गई कि जिसमें एक फैमिली हिस्ट्री चाहिए। एटोपिक डर्मेटाइटिस और इंटरेस्टिंग है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस सिर्फ यही नहीं कि स्किन का रैश था उसको, अगर पेरेंट्स में अस्थमा है या राइनाइटिस या कंजंक्टिवाइटिस जो एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस है, तो ये सब भी एटोपिक के ग्रुप के ही डिसऑर्डर्स हैं। एलर्जिक टेंडेंसीज है, तो उसे हम एटोपिक डायथिसिस बोल सकते हैं। तो वो फैमिली हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी में ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि कोई इंसान है जिसको अपने वर्क प्लेस पर कोई चीज को छूने से प्रॉब्लम हो रही है, तो जब वो छुट्टी पे रहेगा तब ठीक रहेगा, जाएगा तो बीमार हो जाएगा। फिर काम से एलर्जी, अपने काम से एलर्जी हो सकती है, सबको होती है, पर एलर्जी के रूप में मैनिफेस्ट कुछ लोगों को करती है। ठीक है। दूसरा वर्क फोर्स में या वर्क का ये भी पार्ट हो सकता है कि किसी इंसान को बहुत देर खड़े रहने का काम है या पैरों को लटका के बैठे रहने का काम है, तो ऐसे लोगों में स्ट्रेसिस डर्मेटाइटिस बनना शुरू हो जाती है। तो ये सब पूछना पड़ेगा। ये सब अगर और होगा उल्टा कि मरीज बैठा है, आपको उसको डर्मेटाइटिस दिख रहा है पैर में, आप उससे पूछोगे आप काम क्या करते हो, कहेगा ऑफिस में रहता हूँ, तो पूछोगे 10-10 घंटे बैठे रहना पड़ता है, बैंक में काम करते, जो भी है। बिल्कुल। इसी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी देख लीजिए, कुछ लोगों का काम होता है चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे चौकीदारी करने का काम है। वो आप पाएंगे कि वो जब खुजाता है, जैसे मान लीजिए 2-3 डिसऑर्डर्स को आप स्किन में जोड़ना, कई बार ऐसा होता है और ये बहुत कॉमनली होता है कि हम कहते हैं प्रोराइगोमाइटिस, किसी इंसान को मच्छर काटता है तो उसको फील नहीं होता, थोड़ा बहुत खुजा के उसको बंद कर देता है, पर कुछ लोगों की सेंसिटिविटी खूब ज्यादा होती है। जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले लोगों की टेंडेंसी ज्यादा, उनको इचिंग खूब होती है। अब मान लीजिए एक चौकीदार है जो गार्डन में चौकीदारी करता है, उसके पैरों में मच्छर काटेगा, उसको प्रोराइगो बनेगा, और फिर वो बैठे बैठे उसको खुजाता रहेगा, क्योंकि चौकीदारी में ज्यादा कुछ करने को है नहीं उसको। ठीक है। तो वो एक दूसरे डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे लाइकन स्क्लेरोसिस क्रॉनिकस। ये कहानी जैसा बना रहा हूँ, बट हाँ ऐसा होता है, कॉमनली ऐसा हो जाता है। फिर लाइकनिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली स्किन का थोड़ा सा मोटा होता जाना, उसकी मार्किंग्स का बढ़ जाना और कलर डार्क हो जाना। तो ये एक चीज से दूसरी से तीसरी, तो इसलिए भी इनके प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और इन सभी में कहीं ना कहीं हमें क्लूज मिलेंगे स्किन की मॉर्फोलॉजी से, उसकी हिस्ट्री से। तो दैट्स व्हाई ये इस तरह से भी एस्पेक्ट्स जुड़ते जाते हैं। राइट। तो हिस्ट्री में हम पूछेंगे ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन। अब एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पार्ट आपको देखना है कि जो मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ, किस तरह का स्किन लीजन है। और अगर हम यहाँ थोड़ी देर रुक के और इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर पाए तो वो भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी लीजन, सेकेंडरी लीजन्स और स्पेशल लीजन, ऐसे 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो शायद यहीं से शुरू करना चाहिए हमको, कि कोई एक लीजन किस तरह का होता है, और फिर उसके फर्दर रेमिफिकेशन उसके
उनके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होते जा रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं बेसिकली कि हम एक इमेज को देख के याद करने की कोशिश करें कि ऐसा तो लाइकेन प्लैनस दिखता था। हम उल्टा करने जा रहे हैं कि हम पहले लीजन को क्लासिफाई करेंगे कि ये मैक्यूल है कि पेप्यूल है कि पैच है कि क्या है। फिर हम कहेंगे कि अगर ये पैच है तो ये पैच में मतलब ये 4 तरह की चीजें होती हैं, और फिर उन 4 में से भी 2 में खुजली होती है, 2 में नहीं होती है। तो हम पहले पैच पहचानना सीखेंगे कि पैच ऐसा दिखता है और पेप्यूल ऐसा दिखता है। फिर हम करेंगे कि अगर पैच में खुजली वाला पैच है तो ये वाला होगा, बिना खुजली वाला है तो वो वाला होगा। और अगर बिना खुजली वाला है और ये है, मुझे नहीं पता क्या होता है डायग्नोसिस, पर फॉर एग्जाम्पल बिना खुजली का पैच है तो वो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करेगा फॉर एग्जाम्पल, और खुजली वाला पैच है तो वो एंटी फंगल को रिस्पॉन्ड करेगा फॉर एग्जाम्पल। और डायग्नोसिस का भी तो और हम अपने पूरे कोर्स में ऐसे ही चलाएंगे चीजों को। एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि केस बेस्ड करें तो उससे सीखने में ज्यादा मदद मिलती है, जिस तरह से हम लोग अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। आप अपने हिसाब से भी पढ़ते भी हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं, बट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी उतना सिर्फ एक बैकग्राउंड में हेल्प करती है, आपका एक्सपीरियंस के साथ ही वो आता है। अप्रोच ही सीखनी है, अप्रोच सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी इंसान सारे के सारे डर्मेटोलॉजिकल डायग्नोसिस को पहले ही दिन देख पाए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने परम्यूटेशन, इतने कॉम्बिनेशन है कि मुश्किल है किसी भी। और उसका पेशेंट आपके पास आए, वो भी है कि आपने अपनी लाइफ में उसको देखा हो एटलीस्ट एक बार। सारे के सारे डिसऑर्डर तो कोई भी नहीं देखता, क्योंकि कोई किस जगह पर। हाँ, और एक और भी बात होगी फिर इससे कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं जहां पर कोई चीज ज्यादा देखने में मिलती है, ठीक है, से लीशमैनियासिस एक स्किन इन्फेक्शन होता है। एग्जैक्टली उस तरह का एक लीशमैनियासिस वाला एक स्किन इन्फेक्शन होता है। ये तो अलग है, पर लीशमैनियासिस दूसरा एक स्किन डिसऑर्डर है। तो वो अपने यहाँ पर राजस्थान में या बिहार में ज्यादा देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में शायद आपको देखने को ना मिले। लेप्रोसी का जो इन्फेक्शन है, लेप्रोसी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। तो लेप्रोसी का इन्फेक्शन जैसे अपने नर्मदा के बेल्ट के साथ साथ में लेप्रोसी काफी देखने में मिलता है। ओके, तो ये भी एक फर्क हो जाता है। फिर ठंड से जुड़ी हुई जो डिसऑर्डर्स हैं, एक चिलब्लेन है कि ठंड में, बहुत ठंड में लोगों के उंगलियों में सूजन आ जाती है, हाथों और पैरों की। तो वो ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है। जब मैं बॉम्बे में पढ़ता था तब वहां पे चिलब्लेन नहीं आते थे, क्योंकि बॉम्बे का मौसम यूजुअली, मुंबई बोलना चाहिए, मुंबई का मौसम यूजुअली गर्म रहता है। ठीक है, तो वहां पर चिलब्लेन्स देखने को नहीं मिलते थे। तो इसलिए आपके यहाँ के एक बड़ा पिक्यूलर सा लीजन अपने एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मिलता है, जो फर्स्ट टाइम आके डायग्नोस करने में मुझे बहुत मुश्किलें हुई थी, क्योंकि वो प्रथा मैंने कहीं देखी नहीं थी। अपने यहाँ पर नजर उतारना बोलते हैं, नजर उतारने के लिए एक भिलामा या मार्किंग नट कहा जाता है, वो उसमें लोग उसे गर्म करते हैं और फिर पानी में फेंकते हैं। तो जो उसके फ्यूम्स और जो पार्टिकल्स उड़ते हैं, उससे एक अलग ही तरह का रैश बनता है। एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस रहता है वो बेसिकली। और वो एक जगह की एक प्रथा से जुड़ी हुई बात है, और जिसने उसके बारे में नहीं समझा है, नहीं जाना है, वो डायग्नोस नहीं कर सकता। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर चीज के साथ इतने ज्यादा है स्किन में कि आपको अपना दिमाग हमेशा खुला रखना है और इमेजिनेशन करते रहना है। आप रुक जाएंगे या एक चीज में स्थिर हो जाएंगे तो शायद इमेजिन करना। सही बात है। नजर उतारने की हिस्ट्री आप कैसे लोगे घर वालों से कि आपने कैसे नजर उतारी थी? लोग याद भी नहीं रखते, कई बार उनको बार बार पूछने में याद आता है। तो हिस्ट्री टेकिंग ऑब्वियसली जैसे किसी भी दूसरे मेडिकल फील्ड में इंपॉर्टेंस रखती है, स्किन में और ज्यादा रखती है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज भी करती है। ठीक है, तो हम एग्जामिनेशन में देखिए प्राइमरी सेकेंडरी लीजन क्या होते हैं और स्पेशल लीजन क्या होते हैं। बिल्कुल, प्राइमरी लीजन्स बेसिकली हम उनको बोलते हैं कि जो डी नोवो की बीमारी उसी तरह से प्रेजेंट कर रही थी और शुरुआती जो चेंज है वो वही है। सेकेंडरी में हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी लीजन जब बदला तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ। ओके। और स्पेशल लीजन ऐसे लीजन्स हैं जो किसी बीमारी की तरफ सीधे सीधे पॉइंट आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल की बजाय अगर हम इन सारे को एक साथ देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि प्राइमरी लीजन क्या क्या है। वो वाला जो डायग्राम तुमने रखा है, हाँ, टेबल जो मैंने लेके रखी थी, मैं हट जाता हूँ टेबल के सामने से। ओके, ये वाली। हाँ, तो मैं 1-2 मिनट को हट जाता हूँ, तुम समझाओ। आई थिंक मैं इस तरफ से चलना ठीक रहेगा। तो मैं ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, कोशिश करूंगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग बना पाऊं इसको। इस बात को
अच्छे से याद रखना है, भले ही इसको 2 बार 3 बार 4 बार आपको पढ़ना पड़े, पर ये बात याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से सारी जो मैं एक सोचें कि अगर डर्मेटोलॉजिकल डायग्नोसिस का कोई दरवाजा खुलता है तो वो इसी के थ्रू खुलता है। तो प्राइमरी लीजन में हम शुरू हमेशा करते हैं मैक्यूल से। अगर स्किन का एक डायग्राम बनाया जाए तो हम 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और सबक्यूट। सबक्यूट बेसिकली फैट लेयर्स होती है, फैट सेल्स होते हैं इसे। डर्मिस में अमॉर्फस बोला जाता है कि ये इसमें कोई स्ट्रक्चर जैसा आपको नहीं दिखेगा एकदम से, इसमें बहुत सारे सेल्स और फाइबर्स होते हैं। एपिडर्मिस में खूब सारे सेल्स होते हैं, इसके बारे में और अभी आराम से पढ़ लेंगे। तो बेसिकली जब हम मैक्यूल की बात करते हैं तो ये स्किन के ऊपर उठा हुआ नहीं रहता है, जो भी इसमें परिवर्तन होंगे वो एपिडर्मिस के अंदर अंदर हो जाएंगे। तो इसको हम मैक्यूल बोलेंगे, यानी एक फ्लैट पैच जैसा। मैक्यूल को ही आप पैच बोल देते हो अगर वो 5, कुछ लोग बोलते हैं 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, कुछ लोग बोलते हैं 0.5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर से ज्यादा, वो डायमेंशन का इतना फर्क नहीं पड़ता। बट मैक्यूल का मतलब है ना वो उठा हुआ है, ना वो बैठा हुआ है, ना उसके अंदर कोई और चेंज हो रहा है। जैसी स्किन थी वैसी ही है, बस वहां का कलर चेंज हो गया है। तो स्किन अगर अपनी जगह से ऊपर नहीं उठी या स्किन के ऊपर कोई फोड़ा फुंसी, ऊपर एक लेयर नहीं बनी, उस स्किन के लेवल पे बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ तक कि उसका टेक्सचर भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। टेक्सचर अगर चमकीला सा हो गया या खुरदुरा सा हो गया, जैसी उसके आसपास की स्किन का टेक्सचर है सिर्फ वैसा, उसमें या तो वो डार्क कलर का हो सकता है, कत्थे रंग का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, ठीक है, नीला पीला कोई भी रंग हो सकता है, ठीक है। सामान्यतः ये होता है, ठीक है। डार्क उसको हम बोलेंगे हाइपर पिगमेंटेड, ठीक है। और अगर उसका कलर कम हो गया, व्हाइट साइड चला गया, तो उसको हम कहेंगे हाइपर पिगमेंटेड, ठीक है। कभी कभी होता है कि अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं और उनके कारण उसका रंग लाल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इरिथमेटस, ठीक है। इरिथमेटस टर्म याद रखेंगे, उस अभी आगे हमें काम आएगी इसमें। तो इसे हम कहेंगे मैक्यूल, और मैक्यूल अगर 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया तो उसे हम बोलेंगे पैच। तो यहां पर हम कलर का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली कलर का ही चेंजेस हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, पैप्यूल। पैप्यूल का मतलब फुंसी से देख लीजिए, फुंसी हम पैप्यूल बोल सकते हैं। हालांकि फुंसी में पैप्यूल और पश्चूल दोनों आ जाते हैं। पैप्यूल मतलब कोई भी चीज जो चमड़ी की सतह से उभरी हुई है, तो ये चमड़ी की सतह है और इससे उठा हुआ कोई भी चीज है तो ये पैप्यूल हो जाएगा। अब पैप्यूल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ कलर ही नहीं, उसका शेप भी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये नुकीला सा है तो इसे एक्यूमिनेट बोल देंगे, ये कुछ डिसऑर्डर्स में होगा। ये डोम जैसा है तो डोम शेप्ड बोल देंगे। इसके बीच में कोई खड्डा जैसा बन गया है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रल अम्ब्लिकेशन हो गया। ये सारे डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ रहता है। डोम शेपेड जो है, जैसे पैप्यूल, पिंपल का पैप्यूल हो सकता है, मोलस्कम का हो सकता है, तो वो पैप्यूल यानी उभरा हुआ, ठीक है। तो इस हम और फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा पेडंकुलेटेड सा है, कि इसका एक यहाँ पर तना है या पेडंकल जैसा है, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। और ये हर एक अपने अपने अलग अलग डायग्नोसिस में होते हैं। तो इस कोर्स में तो मुझे ये सारे लीजन्स पहचानना सिखाओगे आप इमेजेस के साथ में, ऑब्वियसली, कि कौन सा मैक्यूल है, कौन सा पैप्यूल है, कौन सा प्लाक है। और हम बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेंगे कि हम ऐसा क्विज जैसा करते जाएंगे कि इसको देख के होता है ये मैक्यूल है कि पैप्यूल है। हम डायग्नोसिस की बात ही नहीं करेंगे, हम पहले लेवल पे ये सिखाएंगे कि पहले तो बस ये पहचानना सीखो कि लीजन क्या है, कि मैक्यूल है कि पैप्यूल है कि प्लाक है ना। फिर उसके बाद अगली स्टेप में हम दिखाएंगे कि अगर ये मैक्यूल है तो मैक्यूलर लीजन्स ये 10 होते हैं कॉमनली,
हाँ, फिर हम करेंगे कि अगर प्लाक है तो प्लाक 5 तरह के हो सकते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल वेसिकल है तो वेसिकुलर लीजन्स इतने तरह के हो सकते हैं। तो ऐसे कॉमन 4-4 एग्जांपल्स बताएंगे जो डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अपने को पीएचडी नहीं करनी, अपने को मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बनना, छोटा डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। मैं सोचता हूँ कि उन हजारों डिसऑर्डर्स में से हम उन डिसऑर्डर्स को देखें जो रोजमर्रा के जो केसेस कॉमनली में आते हैं, एग्जैक्टली, कि आपकी ओपीडी में आ जाए तो आप कम से कम उसमें गलती ना करो। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स भी अगर हम देखने जाएंगे तो मुझे लगता है, अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही अंदाजन बोल रहा हूँ, पर 100-150 के ऊपर तो ये भी होने ही ठीक है, तो अपन 100 तो पढ़ेंगे कम से कम। उतना बढ़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अपन 40-50 घंटे का कोर्स सोच रहे हैं, तो करीब 100 डिसऑर्डर तो पढ़ेंगे अपन। तो हम पहले सिस्टम क्या रखेंगे पढ़ाने का, कि पहले तो हम बात करेंगे लीजनोलॉजी से, जिसको तुम कहते हो, कि हम पढ़ेंगे कि कौन सा मैक्यूल कैसा दिखता है, और मैक्यूल में ये 10 बीमारियां आती हैं। फिर पढ़ेंगे प्लाक ऐसा दिखता है, उसमें 10 बीमारियां आती हैं। और हम इमेजेस दिखाएंगे और पूछेंगे कि अच्छा तुम देख के बताओ कि अब मैक्यूल है कि प्लाक है कि पैच है। बिल्कुल। ठीक है ना। फिर एक बार जब बच्चा उस लेवल पे सीख जाएगा, तब हम उसके अगली स्टेज पे जाएंगे कि अगर मैक्यूल है और साथ में इचिंग है, पेन है, ये है, तो ये 4 चीजें हो सकती हैं। अगर मैक्यूल है, साथ में इचिंग है और साथ में वो क्रॉनिक है, तो ये हो सकता है। बिल्कुल, राइट। यही तरीका उसका। यही तरीका है। तो एक काम करते हैं ना, मुझे जो कॉमन बीमारियां आती हैं, तो मुझे मेरे सिस्टम से समझाओ कि कैसी दिखेगी। जैसे मुझे तुम बताओ सोरियासिस। ओके। सोरियासिस का रीजन कौन सा होगा इनमें से? थोड़ा सा हमें इसमें और समझना पड़ेगा कि पैप्यूल, मैक्यूल, प्लाक का एक जल्दी इनकी डेफिनेशंस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से उसमें आगे कर पाऊंगा। तो मैक्यूल में हमने समझा कि एक फ्लैट है, उठा हुआ नहीं है, इसमें कलर का चेंज देखना है। पैप्यूल थोड़ा सा उठा हुआ है, फुंसी जैसा है। प्लाक उसी को थोड़ा बना चौड़ा, जिसकी हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है। ये सतह के ऊपर भी हो सकता है, सतह के नीचे भी हो सकता है। वंडरफुल। नोड्यूल मतलब एक गोल जैसा, कि जिसकी हाइट और डेप्थ जिसके अंदर ज्यादा है। इसको समझे कि पैप्यूल से थोड़ा सा, पैप्यूल में सिर्फ सरफेस के ऊपर का अगर आप देख रहे हैं तो नोड्यूल पूरा गोल आपको अंदर महसूस होगा। ठीक है। व्हील, अपने इसको दाफड़ बोलते हैं। ओके। व्हील का मतलब है सूजन आ गई है, चमड़ी सूज गई है बेसिकली। ठीक है। एंजियोएडिमा उसी का दूसरा रूप है कि यही सूजन थोड़ी सी डीप हो जाए, आंखों पे आ जाए, होठों पे आ जाए। एंजियोएडिमा अगर लैरिंग्स में आता है तो जानलेवा हो सकता है, तो वो यहाँ पर है लैरिंजियल एडिमा। वेसिकल यानी पानी भरा हुआ छाला, वेसिकल उसको बोलते हैं छोटा छाला, वो 5 समझ गया, छाले से कम। बुल्ला मतलब बड़ा मोटा छाला, पानी भरा हुआ है, मोटा है, बड़ा है। ठीक है। पस्ट्यूल मतलब छाले के अंदर पस भर दो, अच्छा, तो पस्ट्यूल हो जाएगा, या पस जिसको फुंसी हम लोग बोल रहे थे वो हो जाएगा। सिस्ट सॉफ्ट होता है, ऐसा सैक जैसा है बॉडी के अंदर। ठीक है। पहचानने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि उसकी लाइनिंग होती है कोई नहीं कोई, तो वो सिस्ट है। एब्सेस मतलब सिस्ट ही ऐसी जिसके अंदर सैक जैसा है, लेकिन जिसके अंदर पस भरा हुआ, पस का डिपॉजिट है एब्सेस में। परप्यूरा पैटिक इकाइमोसिस यानी आपकी स्किन में ब्लीडिंग हो गई थोड़ी, ब्लड जाके इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर आप वो इरिदिमा और इकाइमोसिस में डिफरेंस करना है। ठीक है। दोनों एक जैसे दिखेंगे, दोनों लाल हैं, दोनों सतह पर हैं लगभग। ठीक है। एक पाल्पेबल परप्यूरा भी होता है जिसमें आप हाथ से उसको छू सकते हैं, पर परपूरा में मोस्टली स्किन में सरफेस में रहता है। तो अगर आप किसी चीज से दबाते हैं, जैसे ग्लास स्लाइड से दबाते हैं, इसको डायस्कोपी भी बोलते हैं इस छोटे से टेस्ट को, तो ग्लास स्लाइड से दबाया तो एक पार्ट हो सकता है कि जो ब्लांच हो जाए, दिखना बंद हो जाए, उसको हम बोलेंगे इरिदिमा, इरिदिमेटस है। और अगर वो ब्लांच नहीं हो रहा है तो वो परप्यूरा। ये अपन डिटेल में सीखेंगे। हाँ, इसको यहाँ याद रखना भी जरूरी है। फिर क्रस्ट और स्केल मतलब चमड़ी के ऊपर बनी हुई पपड़ी। स्केल का अच्छा, सेकेंडरी का मतलब कि जो इसमें से कोई लीजन था जिसमें ये हो गया कुछ हद तक, है ना? हाँ, कि फॉर एग्जांपल प्लाक था और उसमें क्रस्ट होने लग गई, हाँ, या समझो कि प्लाक था उसमें स्केलिंग होने लग गई, उसको हम स्केली प्लाक बोल सकते हैं। इसी को पैपुलोस्क्वामस डिसऑर्डर सेकेंडरी है। यस। सेकेंडरी का ये भी है कि ये प्राइमरी लीजन्स जैसा ही बनता है और यहाँ कुछ चेंज होना चाहिए तब ये हो पाता है। ठीक, समझ गया। जो बदल गया, तो तुम कह रहे थे कि ऑनसेट, प्रोग्रेस और ड्यूरेशन, तो ये प्रोग्रेस कर गया इसमें। एग्जैक्टली, पर कभी कभी वो खुद ऐसा प्रेजेंट भी करता है कि ये मार्जिन थोड़ा सा थिन है। ठीक है। तो क्रस्ट और स्केल दोनों पपड़ी जैसी बनी हुई रहेगी। ठीक है। एक जनरल डिफरेंस ये है कि उस पपड़ी को आप हटाओ, अगर लोअर सरफेस गीली है
तो वो क्रस्ट है, और ये बनी है उसमें ब्लड और पस और उन सब के डिपॉजिट थे। तो क्रस्ट बेसिकली गंदगी का डिपॉजिट है आपकी स्किन पे जो अंदर से निकल के आया है पस के और बैक्टीरियल डिब्रीज और उस सब के मामले में। स्केल, हम जो अभी एपिडर्मिस की बात कर रहे थे, एपिडर्मिस में एक फंक्शन होता है कि वो हमेशा बनती रहती, झड़ती रहती, दिखाई नहीं देती हमें। तो अगर वो अत्यधिक बनने लगे तो उतनी झड़ नहीं पाएगी, तो भी वो पपड़ी पपड़ी जैसी बन जाएगी। अगर एक के नीचे एक इकट्ठी हो जाए ठीक है, तो भी उसे स्केल बोलेंगे। तो स्केल को जब निकालेंगे तो अंदर सरफेस जो है वो ड्राई रहेगी। ये जनरल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। इरोजन और अल्सर, इन दोनों को भी साथ में पढ़ा जाता है। इरोजन मतलब सिर्फ एपिडर्मिस निकली, ठीक है, तो एक ऊपर से छिलका निकलने जैसा आपको इरोड हो गई, हाँ, और एकदम पिंक पिंक दिखने लग जाती है, पिंक दिखेगी, और बहुत पेनफुल होती है, पेनफुल भी होगी, जलन ज्यादा होगी क्योंकि ओपन नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लीडिंग नहीं होती उसमें, ठीक है, कम ब्लीडिंग होती है। इनफैक्ट ब्लीडिंग आपको दिखेगी नहीं इरोजन में। अल्सर में एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी चली गई और कभी कभी सबक्यूटेनियस टिश्यू भी चला गया। ठीक है। अब अल्सर में हम अगर पुराना सर्जरी का देखो आप तो याद रहता है कि उसकी मार्जिन्स होती हैं, गड्ढे हो जाते थे स्किन में, नीचे मसल दिखने लग जाती थी, और उसमें भी ये रहता है कि मार्जिन कैसी है, उसकी एज कैसी है, उसका बेस और फ्लोर कैसा है, उससे आप अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में समझते हो। ठीक है। एक्सकोरिएशन जो मैं बात कर रहा था कि हम जब नाखून से खुजाते हैं तो एक लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं, वो इरोजन्स होते हैं, एपिडर्मिस में ही होते हैं, पर एक उनकी धारी जैसा या सीधी लकीर में होता है, तो उसको हम एक्सकोरिएशन कहेंगे। स्कार का मतलब तो हम सभी जानते हैं, पर जो हम स्कार के बारे में सोचते हैं वो एक रूटीन स्कार है। स्कार का मतलब यह है कि कोलाजन टिश्यू से ठीक है आपके स्किन के डैमेज बदल गई। ठीक है। इसमें स्कार्स में बेसिकली ये रहता है कि आप हाइपरट्रॉफिक, कीलॉइडल और नॉर्मल स्कार, ऐसे स्कार्स होते हैं। ठीक है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस में आपको चेंज नहीं दिखेगा, चमड़ी में कोई ऐसा पर्टिकुलर चेंज नहीं दिखेगा। स्क्लेरोसिस में सिर्फ हार्डनिंग हो जाएगी, कड़क हो जाएगी वो, तो उसको आप फील करके ज्यादा महसूस करते हैं। स्पेशल लीजन्स के बारे में मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में जैसे जैसे हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, बहुत सारे हो गए, बिल्कुल, और ये बार बार ये रिकरिंग थीम है, ये ऐसा कैसे चलता रहेगा, मतलब ये शब्द मुझे सारे याद हो जाएंगे कोर्स के खत्म, बिल्कुल होंगे। और अब हम समझते हैं आपसे जो आप जो सोराइसिस के बारे में समझना चाह रहे थे। ठीक है। सोराइसिस एक मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो उसमें पेप्यूल भी होता है, उसमें प्लाक भी होता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। पेप्यूल होगा और साथ में उसमें दोनों ही हो सकते हैं, दोनों कॉमनली मिलेंगे, और उसके साथ आपको मिलेगी उसमें स्केल्स। और यहाँ पर एक और भी चीज समझिए कि प्लाक का शेप, अब और तो एक एन्युलर प्लाक हो गया, कि एन्युलर मतलब छल्ले के जैसा, रिंग जैसा है, छल्ले जैसा। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एन्युलर है प्लाक, और इसमें स्केल दिख रही है, मतलब उससे ऊपर से पपड़ी भी निकल रही है, और ये इरिथमेटस है कलर में, रेडिश है, लाल है, और दबाने पर रेडिशनेस थोड़ी सी कम हो रही है, मतलब वो पेटिक्योर पर्पुरा नहीं है। ठीक है। तो ये अगर हम ऐसे ही देखें तो इसमें एक इसको देख के पहले तो सोराइसिस का ध्यान आएगा आपको, फिर अगर पुराने कोर्स से आपको याद हो तो हमने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करी थी, वो भी ऐसा एन्युलर प्लाक दिखता है, और भी दसियों चीजें एन्युलर प्लाक। अभी हम जो पिट्रेसिस रोजिया की बात कर रहे थे वो भी एन्युलर प्लाक दिखता है, पर इन तीनों में स्केलिंग अलग अलग तरह की होती है। ठीक है। जैसे क्विकली समझते हैं कि जो सोराइसिस की स्केलिंग है उसको हम बोलते हैं माइकेशियस, वो सिल्वरी व्हाइट दिखती है, अभ्रक जैसी दिखती है। अगर हम डर्मेटोफाइट या फंगल इन्फेक्शन की स्केलिंग देखें तो वो थोड़ी सी फाइन होती है, सेंटर में भी होती है। पिट्रेसिस रोजिया में हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्केल। बेसिकली ये बॉर्डर आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, और इसकी लीडिंग बॉर्डर पे नहीं, जो ट्रेल कर रही है बॉर्डर, वहां अंदर की तरफ स्केल दिखेगी। तो इतनी छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होती है, इसलिए मैं यहाँ बताना इसको समझ रहा था, जरूरी है। तो सोराइसिस में हमने ये भी देखा, और फिर अब इसमें पता कैसे करेंगे कि तीनों में से कौन सा है? ठीक है। आपको हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। दूसरे बॉडी मेरे पास वंडा लेके आया एक लीजन जो मुझे पेप्यूल या प्लाक जैसा लग रहा है, और उसमें स्केलिंग दिख रही है मुझे। तो अब मैं कहूंगा कि यार ये स्केलिंग लीजन है,
पैपुलर लीजन है तो ये दो चार चाहिए होते हैं, तुमने बताया, तो फंगल हो सकता है, पिट्रियासिस, रोसिया हो सकती है, और क्या हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ये तीन हो सकते हैं। अब मैं इन तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? हिस्ट्री लेके। हिस्ट्री में तुम क्या पूछोगे? हिस्ट्री में जैसे अगर फंगल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर मॉइस्ट एरियाज में होता है, उतना पुराना नहीं होगा, उसका जो प्लाक है वो उतना थिक नहीं होगा, कड़क नहीं होगा, उतना सॉफ्ट सा होगा। फिर वो ऐसी जगह पे होगा जहाँ पर यूजुअली जैसे जांघों में या बगल में होता है कि जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ठीक है। और फिर हम उससे हिस्ट्री पूछेंगे तो बताएगा भी कि ये शुरू छोटे से हुआ था, फिर धीरे धीरे वो रिंग्स फैलती जा रही है। हो सकता है कि घर में किसी और को भी हो रहा हो सकता है उसका काम ऐसा हो कि जहाँ पर उसको या तो ह्यूमिड एरियाज में रहना पड़ता है, जहाँ जानवरों के कांटेक्ट में आता है, भीड़ में रहना पड़ता है। सोराइसिस वाले पार्ट में अगर है तो उसमें ऐसा मिल सकता है कि वो ठंड में बढ़ जाता है। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद बढ़ने की हिस्ट्री मिलती हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि उसके नेल्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसके बालों में भी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है। अदर बॉडी पार्ट का हिस्ट्री अगर हम लेंगे तो सोराइसिस में आप डिफरेंशिएट करते जाओगे। ठीक है। पिट्रियासिस रोजिया में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक हेराल्ड पैच मिल सकता है, फिर सडनली ये दिखेगा, फिर तुरंत बढ़ जाएगा एंड देन कुछ दिनों में सेटल हो जाएगा। तो हम बेसिकली अपने कोर्स में जब पढ़ेंगे तो हम पहले तो हम ये सारी चीजें सीख लेंगे, किसको क्या कहते हैं, अच्छे से फोटो देख देख के ये पहचानना सीख लेंगे। फिर हम ये करेंगे कि एक एक बीमारी पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि जब सोरियासिस होता है तो वो ऐसा दिखता है पैच वाइज, उसकी हिस्ट्री में ये मिलता है, और फिर उसमें उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दूसरों से, और फिर हम पढ़ेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इस तरह से हम कॉमन करीब 50, 60, 70 जो भी बीमारियां जो कॉमनली आती हैं वो पढ़ेंगे। पर पहले एक सिस्टम बनाएंगे, पहले पहचानना सीखेंगे लीजन को, फिर उसको हिस्ट्री से एसोसिएट करना सीखेंगे, और फिर उससे अपनी डीडी पे जाएंगे। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है। इसमें एक अप्रोच और जोड़ी जा सकती है कि केस बेस्ड अप्रोच। एक केस आया उसमें डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस करेंगे कि हम एक सामने एक अपने बच्चे बहुत सारे ग्रुप में डालते रहते हैं, तो एक उन्होंने चित्र डाल दिया कि सर ये हमारे मरीज को आया है, और हम उससे पूछेंगे भाई इसकी हिस्ट्री बता, और क्या है और क्या है और क्या है, और फिर उसके बाद हम उसको अपने क्लास में डिस्प्ले करेंगे कि एक बच्चे ने ये केस भेजा है, उसमें ये ऐसा दिख रहा है, आप लोग बताओ क्या लगता है। तो मिल बांट के अपन लोग जैसे कहते हैं इंटरेक्टिव वे में इसको डिस्कस करेंगे, डायग्नोस करेंगे। डर्मेटोलॉजी में ग्रुप वाइज डिसीज ग्रुप वाइज भी पढ़ाया जाता है। जैसे ईसी को देख लीजिए कि हम एन्युलर प्लाक के डीडीज पढ़ें, तो उससे आप ढेरों डिसीजेस को एक बार में डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें एन्युलर प्लाक पहचानना आ गया तो ये तो पता पड़ गया कि 1000 में से इन 10 में से कोई एक है। बिल्कुल सही। बाकी की 990 नहीं है। वो वेसिकुलर डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। हाँ, वेसिकुलर है ही नहीं, सही बात है। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो बस इसी सिस्टम से पूरी डर्मेटोलॉजी पढ़ेंगे, और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि हम इस आते 50-60 घंटों में जो अगले 2-3 महीनों में पूरे होंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो इतनी डर्मेटोलॉजी आ जाए कि हमारे ओपीडी में कोई भी व्यक्ति कुछ लेके आता है तो हम पहचान सके क्या है, कम से कम ये पहचान सके कि उसका लीजन का टाइप क्या है, ये पहचान सके कि इन 10 में से कोई एक होगा, और उसके हिसाब से जिसको अपन कहते हैं ब्रॉडवे में क्या कहते हैं, उसको बड़ा अच्छा टर्म यूज करते हैं, एम्पेरिकल, कम से कम एम्पेरिकली उसे हम एक बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल। और ये हो जाएगा मुझे लगता है, मतलब अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच से चलेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चा इतना तो सीख जाएगा। हाँ, अगर क्लासेस में वो ध्यान रखे और साथ में थोड़ा सा अपने लेवल पर भी उन चीजों को पढ़ता रहे, तो सारा मटेरियल डिस्कशन शुरू कर देंगे। हाँ, नहीं, सारा मटेरियल मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है उसको अलग से बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो सारा कोर्स मटेरियल में मिल ही जाएगा। पढ़ने से मेरा मतलब है कि पुराने वीडियोस को देखता रहे, रिवाइज करता रहे, उससे हम लोग कर सकते हैं। किताब पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि किताब पढ़ के आप काफी कुछ हासिल कर नहीं सकते इस चीज में। ये हमारे यहाँ से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है क्लिनिकल गुरुजी से। ठीक है, तो मुझे लगता है इस डिस्कशन को, आज इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, और आगे के लेक्चर में अब हम जब शुरू करेंगे तो हम पहले लीजन से शुरू करेंगे कि मैक्यूलर लीजन्स क्या होते हैं, किस तरह के दिखते हैं, और उनमें क्या क्या डायग्नोसिस पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर लिखना। ये कोर्स आप करना चाहते हो तो जरूर लिखना। आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कस्टमर केयर नंबर्स पे आप अप्रोच कर सकते हो। यदि आप मेंबरशिप्स में हो, डायमंड में हो, गोल्ड में हो, तो आपको ये कोर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और आपको इंक्वायरी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल। थैंक यू।